critically examine modern theory, Heckscher-Ohlin theory, developed by two Swedish economists. दोनों के नाम हेक्सर, इलाई हेक्सर और बर्टेल ओहलिन, इन्होंने एक मॉडर्न थियरी को डेवलप किया। इसके दो अलग अलग प्रपोजिशन, पहले तो हेक्सर ओहलिन थियरम और द फैक्टर प्राइसेस इक्वलाइजेशन थियरम। हेक्सर ओहलिन थियरी इज आल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या फैक्टर एंड प्रपोर्शन थियरी, जनरल इक्विलिब्रियम थियरी, या फैक्टर एंडोमेन थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इंटरनेशनल ट्रेड अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन कॉस्ट रेशियो। पहले क्या लिखा है? डिफरेंस इन कॉस्ट रेशियो एंड रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स इन टू कंट्रीज, यानी दो कंट्रीज के बीच में जो प्राइसेस में डिफरेंस होता है ना, उसके कारण। अब दोनों कंट्री में प्राइसेस में डिफरेंस होने का कारण क्या है? फैक्टर एंडोमेंट, यानी फैक्टर की सप्लाई अलग अलग होना। दस इंटरनेशनल ट्रेड अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट्स, जिसको अपने फैक्टर सप्लाई बोले। अब एजम्पशंस, टू फैक्टर्स, एक लेबर और एक दूसरा कैपिटल, टू कंट्रीज ए और बी, और दोनों के अंदर फैक्टर एंडोमेंट अलग अलग है। यानी एक कंट्री कैपिटल एबंडेंट कंट्री है, तो दूसरी कंट्री लेबर एबंडेंट कंट्री है। दो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक गुड जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है और दूसरा जो है वो लेबर इंटेंसिव है, राइट? द प्रोडक्शन फंक्शन आर different for different goods, but the production function of a particular good is same in both the countries. प्रोडक्शन का फंक्शन दो कंट्री में अलग अलग, लेकिन सेम कंट्री के अंदर सेम, बराबर ना? एक गुड का सेम है, यानी मतलब अगर एक गुड, सुनो ध्यान से, एक गुड अगर एक कंट्री में लेबर इंटेंसिव है तो दूसरी कंट्री में भी लेबर इंटेंसिव होगा। और अगर दूसरा गुड एक कंट्री के अंदर अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो वो ये कंट्री में भी कैपिटल इंटेंसिव होगा, इसको ऐसा बोलते हैं। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी एंड देयर इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, मतलब कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन, और परफेक्ट कंपटीशन दोनों मार्केट में, प्रोडक्ट में भी और फैक्टर मार्केट में भी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल है कंट्री के अंदर, लेकिन इमोबाइल है विद द बिटवीन द कंट्रीज। दो कंट्री के, एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में कोई जाएगा नहीं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन द सेम इन बोथ द कंट्रीज एंड देयर इज फ्री ट्रेड, दोनों कंट्री में फ्री ट्रेड है। देयर आर नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस सच एज टैरिफ, import duty, quotas, exchange control, etc. On the basis of these assumptions, Heckscher-Ohlin theory states that a country will produce, सुनो, a country will produce and export that commodity जिसके अंदर which uses more intensively the relatively abundant factor, मतलब मेरी कंट्री में अगर लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन होगा, राइट? और सो कैपिटल एबंडेंट कंट्री वो प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, और लेबर एबंडेंट कंट्री प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव गुड। जैसे अमेरिका के पास अगर ज्यादा कैपिटल और लेस लेबर है तो वो प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगी खाली कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को, लाइक स्टील। बट इंडिया के पास अगर मोर लेबर और लेस कैपिटल है तो वो प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगी सिर्फ टेक्सटाइल गुड्स को, राइट? अब डेफिनेशन ऑफ फैक्टर एंडोमेंट, इसकी अलग अलग क्राइटेरियन है, ध्यान देना। Price criterion of factor abundance. According to this criterion, capital abundant country is that country जिसमें कैपिटल ज्यादा चीपर है, मतलब प्राइस ऑफ कैपिटल इज लेस एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ लेबर, irrespective of physical quantity of both the factors. For example, in USA, capital is relatively cheaper and labor is relatively costly. So USA is capital abundant country. यूएसए को क्या मानेंगे? अपने कैपिटल एबंडेंट मानेंगे। सिमिलरली लेबर एबंडेंट कंट्री इज दैट कंट्री इन विच लेबर चीप। अब इसी के लिए हमने यहाँ पे एक प्रपोर्शन बनाया, नीचे देखो जो फॉर्मूला बनाई है वो, उसमें पी के अपॉन पी एल, यानी कैपिटल इज लेस प्राइस, और पी के अपॉन पी एल लिखा है, यानी इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल महंगी है, बी में कैपिटल महंगी है और ए के अंदर कैपिटल सस्ती है। This criterion explains that A is capital abundant और B is labor abundant. ये क्राइटेरियन किस चीजों को ध्यान में लेते हैं? अंडरलाइन करो, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस को।
बराबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस को। नाउ फिजिकल क्राइटेरियन ऑफ एबंडेंस। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन फिजिकल में क्या आता है, क्वांटिटी किसकी ज्यादा है ये देखो। अगर तुम्हारी कंट्री में क्वांटिटी ऑफ लेबर ज्यादा है, तुम्हारी कंट्री में क्वांटिटी ऑफ लेबर ज्यादा है और दूसरी कंट्री में क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ज्यादा है, तो जिसके पास कैपिटल, क्वांटिटी में प्राइस नहीं देखने की, क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी ज्यादा है उसको अपने क्या बोलेंगे, कैपिटल एबंडेंट। कैपिटल ज्यादा कैपिटल और लेबर ज्यादा लेबर एबंडेंट, सिंपल। तो यहाँ पे हमने सपोज करना है कि ए इज कैपिटल एबंडेंट कंट्री और बी इज लेबर एबंडेंट कंट्री। अब डायग्राम अपने समझना नहीं है अभी, क्योंकि डायग्राम को ड्रॉ करने की टेक्निक है, इसको नहीं समझना आपने, इसको स्किप करेंगे। पर मैं तुमको ये बता दूं कि अगर हम बात करें कैपिटल एबंडेंट कंट्री ए की, तो उसका डायग्राम जो P0 है ना, वो ज्यादा स्टीपर होगा। इसका मतलब वो कंट्री के अंदर कैपिटल चीपर है और लेबर इज कॉस्टली, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या सपोज किया है, लेबर, और वाई एक्सिस के ऊपर कैपिटल। तो स्टीपर का मतलब कैपिटल चीपर है और लेबर कॉस्टली है। P1 है ना, वो फ्लैटर है। इसका मतलब कंट्री बी का जो हमारा कर्व है, प्राइस लाइन, उसकी बात करें, वो प्राइस लाइन फ्लैटर है। ये दिखाता है कि लेबर है ना रिलेटिवली चीपर है कंट्री बी में और कैपिटल कॉस्टली है, तो वो लेबर एबंडेंट कंट्री होगी। अब दो गुड्स है, इसमें से पहला गुड जो है ना, लेबर एबंडेंट कंट्री के अंदर लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस होगा और कैपिटल एबंडेंट कंट्री के अंदर खाली कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होगा। ये समझ के आगे चलना है अपने को। इसका मतलब वन गुड इज, यानी हम ऐसा समझ के चलेंगे, अगर टेक्सटाइल को मैंने लेबर इंटेंसिव गुड बोला, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक कंट्री में लेबर इंटेंसिव, दूसरी कंट्री में भी वो लेबर से बनेगा, राइट। दूसरी कंट्री में भी कैसे बनेगा, वो लेबर से बनेगा। इसी तरह से अगर समझो स्टील कैपिटल इंटेंसिव है, तो ये कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव है तो दूसरी कंट्री में भी कैपिटल इंटेंसिव होगा। इसका मतलब वो फिर लेबर से इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता कैपिटल को, ऐसा। अब हम सीधा देखो, इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन में स्किप कर रहा हूँ, ये डायग्राम का सामने वाला पेज, यानी पेज नंबर है तुम्हारा 25 वाला, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन डायग्राम के ऊपर है। अब मैं आपको सीधा समझा रहा हूँ कंक्लूजन, बराबर है, क्योंकि डायग्राम का एक्सप्लेनेशन इम्पॉसिबल है। ओके, अब कैपिटल एबंडेंट कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स लाइक स्टील। सो उसका बायस किसकी तरफ होगा, कैपिटल, अंडरलाइन करो, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की तरफ होगा। और लेबर एबंडेंट कंट्री स्पेशलाइज करेगी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के अंदर लेबर इंटेंसिव गुड्स को, जैसे क्लोथ, और उसका बायस लेबर इंटेंसिव गुड्स की तरफ होगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट डस कंट्री ए would export steel and country B would export cloth always? So the answer depends on demand factors. अब सबसे important part आया इसका। तो मैंने तो बोल दिया कि एक कंट्री डिमांड सॉरी प्रोड्यूस करेगी स्टील को और एक्सपोर्ट भी स्टील को करेगी, दूसरी कंट्री टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करेगी और एक्सपोर्ट भी टेक्सटाइल को करेगी। पर कैसे, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इफ द कंजम्पशन बायस एंड प्रोडक्शन बायस आर इन द सेम डायरेक्शन, समझाओ, तो कंट्री ए वुड इंपोर्ट स्टील रादर इन एक्सपोर्टिंग, यानी मतलब मेरी कंट्री में स्टील प्रोड्यूस होता है पर स्टील की डिमांड भी ज्यादा है, तो मेरा कंजम्पशन बायस भी स्टील की तरफ होगा। बायस यानी पक्षपात, यानी मैं किसकी तरफ ज्यादा पार्शियलिटी रख रहा हूँ कि मुझे तो ज्यादा स्टील चाहिए, तो अगर मुझे ज्यादा स्टील चाहिए तो मैं एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाऊंगा, उल्टा मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से। तो याद रखो, कंजम्पशन बायस और प्रोडक्शन बायस दोनों अपोजिट होने चाहिए। मतलब मैं अगर स्टील प्रोड्यूस करता हूँ ना, तो मेरी कंट्री में टेक्सटाइल ज्यादा मांगे जाने चाहिए, और मैं अगर टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरी कंट्री में स्टील ज्यादा मांगा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे कोई फायदा नहीं होगा कंट्री को। तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन बायस हमेशा कौन सा होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। ये सेकंड में लिखा है देखो, आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, then country A would export steel and country B would export cloth.
तो यहाँ पे वैलिड होता है ये, यहाँ पे खाली ये वैलिड होता है जहाँ पे जब दोनों अलग अलग साइड पे हो ने, अलग अपोजिट साइड पे तो ही। अब इसके लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। HO थियरी इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, but even then, if it has also certain limitations. Some of them are as follows: oversimplified or unrealistic assumption. उसके assumptions जितने होने चाहिए उससे बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है। इसका मतलब हमने ऐसा मान लिया फैक्टर मोबाइल है, हमने ऐसा मान लिया परफेक्ट कंपटीशन है, ये ऐसा होता नहीं है दुनिया में कोई जगह पे। वन साइडेड थियरी, इसको लियोनटिफ पैराडॉक्स बोलते हैं, अंडरलाइन करना ये। This theory gives more importance to supply of factors in determination of factor prices and commodity prices. But demand forces यानी डिमांड की जो कंडीशन है ना वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर डिमांड कैपिटल की ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ कैपिटल है तो प्राइस ऑफ कैपिटल विल बी हायर इवन इन कैपिटल एबंडेंट कंट्री। यानी तुम्हारी कंट्री के अंदर कैपिटल ज्यादा डिमांड हो रही है और उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा जल्दी तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा होने के कारण उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। तो तुम्हारी कंट्री ऑलरेडी कैपिटल एबंडेंट है फिर भी कैपिटल उसमें महंगा मिल रहा है। हमने सपोज क्या किया है, कैपिटल एबंडेंट कंट्री के अंदर कैपिटल सस्ता होगा और लेबर एबंडेंट कंट्री के अंदर लेबर सस्ता होगा। लेकिन नॉर्वे जैसी कंट्री की बात करो जहाँ लेबर लेबर एबंडेंस के अंदर चाहिए उनको, यानी उनकी डिमांड ज्यादा है, राइट, तो इसकी प्राइस बढ़ती जाती है। उनके पास कैपिटल ज्यादा है लेकिन फिर भी वो कैपिटल को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कारण उनको कैपिटल की और ज्यादा जरूरत क्योंकि लेबर नहीं है वहां पे, इसकी वजह से। इन दिस केस इवन अ कैपिटल abundant country will export labor intensive good. This is the idea of Leontief paradox. Paradox यानी अपोजिट समझना। W. Leontief conducted empirical studies of America's export and import. He concluded that though USA is capital abundant country, it has exported labor intensive goods and imported capital intensive goods. This is inconsistent with the conclusion of modern theory. इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, लियोनटिफ पैराडॉक्स बोला जाता है। जो उसने बताया वो उससे अलग है। Taste and preference of consumers. This theory assumes that taste and preference of consumers are identical or same in both the countries. मतलब ये कैसे हो सकता है, उसको भी जो पसंद है वो मेरे को भी पसंद हो, वो कंट्री के लोगों को, चलो अभी समझो पड़ोसी पड़ोसी समझ में भी आता है, ये तो एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में बात कर रहे हैं। फिर प्रोडक्शन फंक्शन, दिस थियरी अज्यूम्स दैट एक गुड लेबर इंटेंसिव और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव दोनों कंट्री में, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में सेम गुड मे बी कैपिटल इंटेंसिव इन वन कंट्री एंड लेबर इंटेंसिव इन अदर कंट्री। इसको फैक्टर रिवर्सल अंडरलाइन करो, फैक्टर रिवर्सल है ये। इन दिस केस HO थियरी इज नॉट वैलिड। Now, what is partial equilibrium analysis? This theory is only partial equilibrium analysis. This means it has developed comprehensive general equilibrium and analysis. Is only partial. It has developed comprehensive general equilibrium analysis. कुछ खाली पार्शियल के लिए ध्यान दो, ये बाद वाला कैंसिल कर दो। देखो जनरल और पार्शियल में क्या, तीन अलग अलग मार्केट है, प्रोडक्ट मार्केट, मनी मार्केट और फैक्टर मार्केट। तीनों दिन मार्केट जब इक्विलिब्रियम में हो ना तो उसको जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन अगर तीन में से कोई भी एक ना हो या दो ना हो तो उसको पार्शियल, कोई एक मार्केट हो या दो मार्केट इक्विलिब्रियम तो उसको पार्शियल बोलेंगे। इग्नोर्स अदर फैक्टर्स। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी डिफरेंस इन कॉस्ट रेशियो एंड कॉमोडिटी प्राइसेस अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन फैक्टर एंड डोमेन। लेकिन रियलिटी के अंदर दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि डिफरेंस इन फैक्टर क्वालिटीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी अलग अलग हो, डिफरेंस इन डिमांड कंडीशंस, टेक्नोलॉजी में फर्क हो, या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अभी व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जितने फैक्टर को मैं इनपुट की तरह से डालता हूँ ना उससे ज्यादा मुझे क्या मिलते हैं, उसका रिटर्न मिलता है। यानी 100 लोगों को डालता हूँ तो वो 110 लोगों जितना काम करके दे, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। ना सुपीरियरिटी, तो देखो क्लासिकल थियरी इंटरनेशनल ट्रेड में उसमें लेबर अंडरलाइन करो, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू है, जबकि इसके अंदर मॉडर्न थियरी के अंदर
टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इसने लेबर और कैपिटल दोनों को ध्यान में रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ट्रेड अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन कॉस्ट रेशियो, अंडरलाइन करो कॉस्ट रेशियो ऑफ कंट्रीज, लेकिन ये किस लिए होता है? फैक्टर एंड डोमेन के डिफरेंस के कारण, लास्ट लाइन में लिखा है। इस थियरी को क्या ध्यान में रखा गया? इसमें सप्लाई कंडीशन, लेकिन इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों है, बराबर ना। क्लासिकल थियरी में लेबर अकेला खाली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो सो इट मेजर्स कॉस्ट इन रियल टर्म्स, यानी लेबर यूनिट से, जबकि ये मनी टर्म्स के अंदर मेजर करेगी। ये थियरी यानी क्लासिकल थियरी गेन्स फ्रॉम ट्रेड पे एम्फेसाइज करेगी, जबकि ये ट्रेड, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड एंड फैक्टर प्राइस प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन पार्टीशन लिखा है, प्रिडिक्शंस आएगा। फिर अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इंटरनेशनल ट्रेड, देयर इज नीड फॉर सेपरेट थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इसने ऐसा बताया कि अलग से इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत पड़ेगी थियरी की, जबकि इसमें ने पहले में लिखो इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल ट्रेड, ऐसा लिखा है पूरा। 6 में जो क्लासिकल में ने इसमें ऐसा पूरा लिखा है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल ट्रेड, ऐसा दिया है। तो इसमें सेपरेट थियरी की जरूरत पड़ेगी ऐसा बोला गया, जबकि इसमें ऐसा बताया गया है मॉडर्न थियरी में कि इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल ट्रेड, दिस डिफरेंस इज ऑफ डिग्री एंड नॉट ऑफ काइंड, ये डिग्री का डिफरेंस है खाली, काइंड का नहीं है, मतलब टाइप का नहीं है इंटरनल इंटरनेशनल का, डिग्री यानी कम ज्यादा का है। सो देर इज नो नीड फॉर सेपरेट थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब आता है देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कंपेरेटिव कॉस्ट थियरी ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमी सेज यूनिवर्सल वैलिडिटी, पर दो डिफेक्ट है। एक तो इसमें खाली लेबर के बारे में बात की, पहले में लिखा है लेबर अलोन, एक्चुअली देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो एक गुड को बनाने में काम लगते हैं। सेकेंडली इसने ये बताया, कौन सी थियरी ने? कंपेरेटिव कॉस्ट थियरी ने, कि ऑल लेबर यूनिट्स आर होमोजीनियस, पर लेबर तो हेट्रोजीनियस है, मतलब अलग अलग होते हैं। होमोजीनियस यानी सेम होते हैं, हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग होते हैं। हेंस लेबर कॉस्ट इज नॉट सुटेबल, नॉट अ सुटेबल मेजर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी लेबर से अपने मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। टू रिमूव सच डिफेक्ट्स इकोनॉमिस्ट हेबलर, ये कौन? हेक्स्चर रोलिन, पहले ये हेबलर की थियरी, यूज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। उसने क्लासिकल थियरी को डिफेंड करना था, यानी बचाना था उसको। ही डिफाइंड कंपेरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बराबर, यानी सेक्रीफाइस। एक बात समझो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब मैं अगर दो चीजों को प्रोड्यूस कर सकता हूँ पर दोनों साथ में नहीं हो पाएगी, कोई एक को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो एक को सिलेक्ट करता हूँ तो दूसरे को मैं छोड़ देता हूँ ना, तो जिसको मैंने सेक्रीफाइस किया उससे मिलने वाला फायदा भी मैंने सेक्रीफाइस किया, तो जो मैंने सेक्रीफाइस किया वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, राइट। अब यहाँ पे दो कंट्रीज है, इंडिया और मलेशिया, टेक्सटाइल और रबर दो कॉमोडिटीज, और परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट के अंदर, इसका मतलब फैक्टर प्राइस एक्जैक्टली किसको इक्वल हो जाएगी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर को, यानी लेबर जितना प्रोड्यूस करेगा उतना ले जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट, इसका मतलब प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन फॉर एवरी कॉमोडिटी, एवर नहीं एवरी कॉमोडिटी, हर कॉमोडिटी के पीछे। ऑल फैक्टर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब अनएम्प्लॉयड फैक्टर जैसा कुछ है ही नहीं। गिवन लेबर एंड कैपिटल, दैट इज द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड। और उसके बाद में टेक्नोलॉजी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एकदम परफेक्टली यानी एफिशिएंटली यूज किए जाते हैं, कोई आर्टिफिशियल बैरियर, मतलब ना टैक्स लगा दिए कंट्री दूसरी कंट्री के कुछ के ऊपर ना कुछ, राइट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हमने निगलेक्ट करना है इसमें। टेस्ट पैटर्न्स ऑफ द कॉमोडिटी डज नॉट चेंज, यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है ना वो किसी भी कॉमोडिटी का चेंज नहीं होता। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, a production possibility curve represents supply side in international trade equilibrium. It shows कि अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑल्टरनेटिव जो दो कॉमोडिटीज के यूज किए जाते हैं वो कितने, देखो यहाँ पे ना तुम्हारे पास तीन अलग अलग लाइंस नीचे दी है, ध्यान देना। अगर कांस्टेंट रिटर्न्स है ना तो आप देख सकते हो सीधे स्ट्रेट लाइन आएगी,
डिक्रीजिंग रिटर्न है तो कॉनकेव टू ओरिजिन बोला जाता है, कॉनकेव टू ओरिजिन, ये सब एमसीक्यू में आता है। स्लोप ऑफ पीपीसी डिपेंड करता है, इंक्रीजिंग कब होगा, जब अगर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ध्यान देना, अगर डिक्रीजिंग रिटर्न्स है ना तो कॉस्ट इंक्रीज होगी, दोनों अपोजिट है। ऊपर तुम देख रहे हो कि पीपीसी इज अ कॉनकेव टू ओरिजिन लिखा है दूसरी लाइन में डायग्राम के बिल्कुल ऊपर, और लिखा है अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पर नीचे कॉनकेव में डिक्रीजिंग रिटर्न्स लिखा है। जो डिक्रीजिंग रिटर्न वाला डायग्राम है ना वो कॉनकेव है। तो याद रखो डिक्रीजिंग रिटर्न का मतलब जो मिलता है वो डिक्रीजिंग मिलता है, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज होगी तभी तो कम मिलेगा ना, बराबर ना। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट लेकिन डिक्रीजिंग रिटर्न, दोनों का डायग्राम कैसा, कॉनकेव। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स में डायग्राम कैसा आएगा, इस तरह से कॉन्वेक्स वाला, लेकिन उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा लेकिन डिक्रीजिंग कॉस्ट होगी, बराबर। और पहला वाला डायग्राम दोनों कांस्टेंट, कॉस्ट भी कांस्टेंट और तुम्हारा रिटर्न्स भी कांस्टेंट। अब द कमोडिटी इंडिफरेंस कर्व, नेक्स्ट पेज पे देखो। अब कमोडिटी इंडिफरेंस कर्व इज सोशल इंडिफरेंस कर्व, सोशल यानी पूरी सोसाइटी का, वो रिप्रेजेंट करता है डिमांड साइड इन इंटरनेशनल ट्रेड इक्विलिब्रियम। अ कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज, दो अलग अलग कमोडिटी के कॉम्बिनेशन जो आपको एक पर्टिकुलर लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे, बराबर ना। अब community indifference curve can be drawn by aggregating various individual tests in a country. Community indifference curves have same characteristics as individual। पहले ने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखा था, मैं अभी उसको अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अपने जो इंडिफरेंस कर्व देखते हैं वो हमेशा क्या दिखा रहा है कि सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। यानी ये डायग्राम आगे ऊपर देखा ना, उसमें से तीसरा वाला वही तुम्हारे लिए रियल डायग्राम है, बाकी सब इम्पॉसिबल है हमारे कंडीशन में। तो ये देखो सीआईसी का जो यानी कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, अंडरलाइन करो, वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बताता है। अब एमआरएस का मतलब क्या, ये आता है, एमआरएस मीन्स द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट a nation is willing to give up। कोई इंसान वो चीज को छोड़ देता है, ऑब्टेनिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी को हासिल करने के लिए एक को छोड़ देना, बराबर है। कितने अमाउंट को तुम छोड़ने के लिए तैयार हो किसी एक नई कमोडिटी को गेन करने के लिए, वो बताया जाता है। अब तीसरी बात है उसके अंदर प्राइस लाइन। द प्राइस लाइन रिप्रेजेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स। प्राइस लाइन में याद रखो, मैं किसी चीज को जीरो भी कर सकता हूँ, पर इंडिफरेंस को मैं किसी भी चीज को मैं जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जीरो कमोडिटी परचेस करूंगा किसी भी कंट्री के अंदर से, ये पॉसिबल नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन दो है, ध्यान देना, नीचे जो इन शॉर्ट लिखा है ना उसी पे ध्यान दो कि स्लोप ऑफ पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप है, वही स्लोप तुम्हारे सीआईसी का यानी कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का भी होना चाहिए, और वही स्लोप तुम्हारी प्राइस लाइन का भी होना चाहिए। मतलब जहां पे, ध्यान देना, जहां पे सीआईसी और प्राइस लाइन एक दूसरे को टेंजेंट हो, टेंजेंट यानी टच करे, उसी को अपने इक्विलिब्रियम बोलेंगे। कट नहीं करना है, क्या करना है, टच करे, वहीं पे अपने उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और उस जगह पे तुम्हारा एमआरटी टीआर यानी टेक्सटाइल और रबर का मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी जो होता है वो प्रोडक्शन का होता है, एमआरटी प्रोडक्शन का होता है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टेक्सटाइल एंड रबर, ये एग्जैक्टली इक्वल होगा प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के रेशियो से। पी एक्स अपॉन पी वाई लिखा है ना, इसका मतलब रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ वाई, ये बोला जाएगा इसको। अब ये डायग्राम जो है ना वो दो तरफ से ड्रॉ करना है। एक्सप्लेनेशन इसका काफी सिंपल है, बट अभी डायग्राम अपने कंडीशन में नहीं आता, इसलिए इसको जाने देते हैं।
अब यहाँ देखो, हम क्या देखेंगे बिफोर ट्रेड और आफ्टर ट्रेड की सिचुएशन में। इंडिया एब्सोल्युटली एफिशिएंट टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में और मलेशिया रबर में। इंडिया स्पेशलाइज टेक्सटाइल में करेगी और मलेशिया रबर के अंदर, बराबर ने। कितना अपने एक दूसरे को लेन देन करना है ने, वो अपने डायग्राम के ऊपर से समझना होता है, तो वो अभी अपने समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे दोनों को फायदा होता है, दोनों कंट्रीज को क्या होगा, फायदा होगा इसके अंदर। ये हमको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। इंक्रीज इन वेलफेयर भी होगा, इंक्रीज इन कंजम्पशन भी होगा, राइट। याद रखो, दोनों कंट्री को बेटर ऑफ करना है, मतलब कोई कंट्री नुकसान नहीं करती है। अगर एक कंट्री फायदा करे दूसरी कंट्री को नुकसान करवा के, तो ये थियरी के अंदर नहीं आता ये, बराबर। दोनों कंट्री को फायदा होना चाहिए, यानी बोथ द कंट्रीज आर बेटर ऑफ एंड नन ऑफ द कंट्रीज इज वर्स ऑफ। इसका मतलब कि कोई कंट्री को नुकसान नहीं होता है, ये हमको इसके अंदर समझना है। चलो, ऑफ ट्रेड, राइट, न्यू ट्रेड थियरी बोलते हैं इसको। इसमें फर्क क्या है, पहले तो मैं अपने देखो, पॉल क्रुगमैन इसका नाम, द ट्रेडिशनल थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कुड नॉट एक्सप्लेन। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाते, ये अंडरलाइन करो कि देयर वाज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड 1980 और 90s के बीच में, एकदम फास्ट डेवलपमेंट हुआ ट्रेड का। साथ में उनके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था कि यूएसए के अंदर कंट्री इतनी फास्ट डेवलप हो रही थी, फिर भी ट्रेड में डेफिसिट क्यों थी। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब पूरी दुनिया के अंदर कुछ यूएस फर्म्स नुकसान कर रही थी। तो ये ट्रेडिशनल थियरी को क्रिटिसाइज किया बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स ने। और उस वक्त पॉल क्रुगमैन और माइकल पॉटर, जिन्होंने ये प्रॉब्लम को एनालाइज किया था, उन्होंने एक नई थियरी को डेवलप किया। द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉल क्रुगमैन टू द न्यू ट्रेड थियरी इज नोन एज थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्रुगमैन को ये पूछा गया था, बोलो, जब एमसीक्यू की एग्जाम ऑनलाइन होती थी कि नोबेल प्राइज कब मिला था, बोलो। ये तो कोई क्वेश्चन है, पर पूछा गया था 2008 इन इकोनॉमिक्स। अब इसमें चार चीजें न्यू ट्रेड थियरी में। एक तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इम्परफेक्ट कंपटीशन, डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स और नेटवर्क इफेक्ट। ये चार अलग अलग चीजों को इसने इंक्लूड किया है। अब हम बात करें इसके अंदर क्रुगमैन का कंट्रीब्यूशन न्यू ट्रेड थियरी में कैसा है, यानी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, तो पहले he has emphasized on the relationship between cost price and international trade। तीन चीजों के बीच में रिलेशनशिप है। पहले कॉस्ट को कम करो, प्राइस को कम करो, तो इंटरनेशनल ट्रेड में तुम्हारा है ना रुतबा बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा चीजें बेच पाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी देर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एक तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दूसरा एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये दोनों की अलग अलग इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले अपने सीखेंगे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, ठीक है। पहले, internal economies of scale occurs when the average cost of production depends upon the size of an individual firm and not on the size of industry। ये किस पे डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल फर्म के ऊपर, इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगा। ये अंडरलाइन करना है, बराबर ना। अब मैं आपको बताऊं ये कैसे। तो जब साइज ऑफ, यानी एक यूनिट की साइज बढ़ती है ना, तो इट गिव्स राइज टू इंटरनल इकोनॉमीज। मतलब अगर मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करूंगा, तो इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मुझे मिलती है। सबसे पहले मैनेजमेंट बढ़ेगा, अच्छा होगा। इंक्रीज, इट लीड्स टू इंक्रीजेज एंड एडवर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स। यानी मतलब इसमें होगा क्या कि इंक्रीज आउटपुट में होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम होना प्राइस को अफेक्ट करेगा ना। फर्म ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी, लेकिन लोअर प्राइस के ऊपर, राइट। और वो प्राइस पे बेचेगी नेशनल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो उस फर्म के लिए मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा और प्रोड्यूस करेगी, ज्यादा कॉस्ट उसकी रिड्यूस होगी।
तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट जो है ना वो तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन वाला नहीं रहेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, पर ऐसा यहाँ नहीं रहेगा। नाउ द अदर competing firms are unable to compete with this firm, so they are closed down. दूसरी फर्म कंपटीशन नहीं कर पाती तो ये सब बंद हो जाती है। एंड देयर रिसोर्सेज टू दिस मोनोपोली फर्म, और यानी इनके जितने भी रिसोर्सेज है ना वो सब के सब डाइवर्ट हो जाएंगे इनके पास। 4 फर्म बंद हो गई, उनके सारे लेबरर्स बेरोजगार जाएंगे कहाँ? कोई जगह तो काम मांगेंगे नहीं, तो वो इसी इंडस्ट्री के पास आएंगे जिस इंडस्ट्री के पास काम है, बराबर ना। तो वो इंडस्ट्री कौन सी है? एक पूरी, तो और ज्यादा एक्सपांड होगी वो, समझे। द रिसोर्सेज ऑफ अदर इंडस्ट्रीज विल श्रिंक एंड दे विल एबंडन, यानी ड्रॉप करेंगे कुछ प्रोडक्शन को, यानी कुछ रेंज ऑफ प्रोडक्शन तो करेंगे नहीं। मतलब अगर 10 अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हो तो इसमें से 7 प्रोडक्ट ड्रॉप आउट करेंगे, 3 प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा ना। नेशन विल स्पेशलाइज इन द इंडस्ट्री, पहले कहाँ से शुरुआत की? एक फॉर्म से शुरुआत की, फॉर्म के बाद इंडस्ट्री में आए, इंडस्ट्री के बाद में अलग अलग इंडस्ट्री में आए, अब अलग अलग इंडस्ट्री के बाद नेशन में आए, राइट। नेशन विल स्पेशलाइज इन द इंडस्ट्री ऑफ मोनोपोली फॉर्म and it will narrow down the range of products. This gives opportunities to other countries to specialize in those products which are abundant. So they will get comparative advantage. अब देखो क्या कुक किया गया कि दूसरी नेशन जो है ना वो एक प्रोडक्ट या तो एक कुछ रेंज, जिसे आगे देखा हमने 10 में से 7 प्रोडक्ट बंद कर दी, 3 प्रोडक्ट चल रही है, 3 प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, और उस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ हम किसको, उसी कंट्री को अप्रोच करेंगे, पूरी दुनिया के लोग, कि जिस कंट्री के अंदर ये 3 प्रोडक्ट बराबर से प्रोड्यूस हो पाती है। नाउ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब ये एक्सटर्नल है, जब किस पे डिपेंड करता है? ये साइज ऑफ इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो इसको। और ये किसी एक फॉर्म की साइज पे नहीं, पर पूरी इंडस्ट्री की साइज पे डिपेंड करेगा। व्हेन देयर इज एक्सपांशन इन द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, यानी कोई इंडस्ट्री अगर एक्सपांड करती है, ये कब होती है? कि जब कोई एक इंडस्ट्री के अंदर छोटी छोटी फॉर्म नहीं स्टार्ट हो जाती, एक चीज प्रोड्यूस करने वाली बहुत ज्यादा ढेर सारी फॉर्म स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू होता है, जैसे डेयरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, बराबर। नाउ दीज फॉर्म्स, स्मॉल फॉर्म्स ऑफ नेशन आर एबल टू कलेक्टिवली प्रोड्यूस वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें मलेशिया का शायद एग्जाम, ताइवान का एग्जाम्पल दिया होगा, देखो नीचे है। ताइवान के पास बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं, पर छोटी छोटी हजारों इंडस्ट्रीज है। अब ये इंडस्ट्री नहीं, फॉर्म्स है, सॉरी, एक इंडस्ट्री में। तो ये लोग इतना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं कि पूरे दुनिया के मार्केट में ताइवान के ये छोटी छोटी फॉर्म्स के प्रोडक्ट को बेचना आसान हो जाता है। इट इज द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फॉर्म, याद रखना। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स में क्या आता है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फॉर्म्स और उनका इंडिपेंडेंस, मतलब वो खुद इंडिपेंडेंट है। इससे नेशन जो है ना वो किसी एक प्रोडक्ट में पूरी दुनिया में आगे बढ़ पाएगा। अब आगे एजम्पशन। पहली बात तो 2 कंट्रीज है जिनकी आइडेंटिकल इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रेफरेंस। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड मेनी वेराइटीज ऑफ गुड्स। कॉम्पिटिटर्स भी ज्यादा है, अलग अलग गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले भी ज्यादा है। व्हेन मोर फॉर्म्स एंटर द मार्केट, प्राइस फॉल्स। अगर ज्यादा फॉर्म मार्केट में एंटर होगी तो प्राइस कम हो जाएगी, हम ऐसा मानते हैं, यानी ये सब मानना है अपना, साबित नहीं हुआ, ये मानना है सब। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर आइडेंटिकल इन 2 कंट्रीज, मतलब हमारी कंट्री में जो चीज डिमांड में है दूसरी कंट्री में भी वही चीज डिमांड में है। कंज्यूमर्स प्रीफर मोर वेराइटी एंड दिस गिव्स हायर यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स। यूटिलिटी टू कंज्यूमर मतलब इसको सिटी लाइट इफेक्ट बोला जाता है। दूर से दिखना चाहिए कि ज्यादा चीजें हैं अपने पास, बराबर है। प्रोडक्ट एकदम वेराइटी में देना चालू करो, और वेराइटी में कैसा होता है? एकदम छोटा सा। तुमने देखा होगा वो पहले वीडियो गेम आती थी, 999 वीडियो गेम्स एक में, वो कैसेट के अंदर, पर सब एक जैसी होती थी, सब एक जैसी होती थी, पर क्या वो अपने ऊपर दिखता है 999 गेम्स, तो अच्छा लगता है। ऐसे टीवी के अंदर आता था 100 चैनल वाला टीवी, पहले तो 20 चैनल वाला टीवी होता था, फिर 100 चैनल वाला हुआ, फिर 1000 चैनल वाला हुआ, फिर अनलिमिटेड हो गया। अब तो चैनल की जरूरत नहीं, सेट टॉप बॉक्स में होता है सब कुछ। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन
इंट्रा इंडस्ट्री टाइप, दिस मीन्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ डिफरेंशिएटेड गुड्स विद इन इंडस्ट्री। अलग अलग तरह के गुड्स जो है वो इसी इंडस्ट्री के अंदर एक्सचेंज किए जाएंगे, राइट। अब गेन्स फ्रॉम ट्रेड, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी गेन्स कब आता है, जब कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा वेराइटीज मिलेगी तब। दूसरा, हर वेराइटी लोअर प्राइस पे मिलेगी और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और तीसरा, सबका फायदा होगा। अब इसमें नेटवर्क इफेक्ट समझना। इफ अ कंट्री स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री देर इज पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट, सो द होल इंडस्ट्री बिकम्स मोर एफिशिएंट, so it gets gains from the trade. Yani computer firms are in Silicon Valley benefited at improved pools at skill of skilled labor and infrastructure. एक ही जगह पे कोई इंडस्ट्री जैसे बैंगलोर के अंदर सब आईटी फर्म वहाँ पे थे, फायदा क्या है वहाँ पे। वैसे तो देखो तो बैंगलोर में मकान तो बहुत महंगे हैं, पर फिर भी लोग वहीं पे क्यों भागते हैं, कारण वहाँ एनवायरमेंट ऐसा मिल जाता है। आसानी से काम करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सबके लिए कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो बैंगलोर में आसानी से मिल जाती है। इसका फायदा यहाँ पे मिलता है। Now, external economies and international trade. External economies are those which are applied at the level of industry, not at firm level. Industry के level पे ये होता है, firm के level पे नहीं. According to Marshall, due to three reasons, cluster of firms are more efficient than individual firm. एक बड़ी इंडस्ट्री से 1000 गुना बेहतर क्या है, छोटी छोटी 1000 इंडस्ट्री का होना, सॉरी फर्म्स का होना। एक बड़ी फर्म से छोटी छोटी इंडस्ट्री का होना ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले तो स्पेशलाइज सप्लाई, तीन रीजन में। पहला रीजन ये, इन मॉडर्न इकोनॉमी देर इज लॉट्स ऑफ चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। नाउअडेज many industries, the production of goods and services as well as development of new products require the use of specialized equipment और support service। यानी हर चीज को स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर लोकलाइज इंडस्ट्रियल क्लस्टर होगा ना, यानी लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज होगी, तो सब सप्लायर इंडिविजुअल फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे सर्विस दे पाएगा। 10 दुकान हो तो 10 दुकान के कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन 10 को हटा के खाली एक दुकान, तो एक दुकान वाला कितनों को हैंडल करेगा, सवाल ये हो जाता है। तो ये सिलिकॉन वैली में मिलता है ऐसा। फिर लेबर मार्केट पूलिंग, व्हेन देयर इज अ क्लस्टर ऑफ फर्म्स दे कैन क्रिएट पूल्ड मार्केट। पूल्ड मार्केट मतलब एक इकट्ठा मार्केट क्रिएट हो जाएगा for the specialized skilled workers. So pool market provides benefit to the producers because they get labor easily. उनको labor आसानी से मिल जाता है. So there is no labor shortage as well as the benefits to the workers because they can easily get employment. उनको employment आसानी से मिलता है, इसकी वजह से ये होता है. Now knowledge spillover. In today's era, knowledge is equally important as other input such as labor and material. लेबर और मटेरियल के जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, नॉलेज होना, मतलब स्किल होना किसी के पास जरूरी है, राइट। इट इज ट्रू फॉर हाईली इनोवेटिव इंडस्ट्रीज, जिस इंडस्ट्री में नई चीजें लानी पड़ती हो बार बार, उसके लिए सच इंडस्ट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन बिहाइंड इवन फ्यू मंथ्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स और प्रोडक्ट डिजाइन। किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करने में वो पीछे हो जाए ना, वो भी गलत उनके लिए। बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलता कहाँ से? इट इज पॉसिबल इन फॉलोइंग वेज। एक तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मिल जाएगा, और ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट से सीखना। अप्लाइंग रिवर्स इंजीनियरिंग टू डिजाइन। पता है रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? प्रोडक्ट हाथ में है, बराबर है, बना ही नहीं है, तोड़ के जाओ पीछे कि पता चले बनी कैसे होगी, रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे अभी समझो कि कोई एक फोन हाथ में आता है, मैं उसको पूरा खोल देता हूँ, हर स्क्रू को उसमें से खोल देता हूँ, उसके बाद में मुझे पता चला कि ये चीजें इसके अंदर डाली गई, दिस इज रिवर्स इंजीनियरिंग, बराबर ना। रिवर्स इंजीनियरिंग डिजाइन में कब पॉसिबल होता है? जब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, तुम दूसरी प्रोडक्ट लाना चाहते हो, बराबर ना। बट समटाइम्स द इनफॉर्मल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ideas at personal level can become important source of specialized knowledge. It is possible only when an industry is concentrated in small area where the employees of different companies can mix socially and talk freely about the technical issues. जो इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज है ना, वो अगर फ्रीली बात कर पाए ना, तो ये पॉसिबल होगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे इनफॉर्मल एक्सचेंज जरूरी है। इनफॉर्मल एक्सचेंज का मतलब क्या? आइडियाज की इंफॉर्मेशन की जो एक्सचेंज हो रहे,
वो अगर मैं ऑफिसर लेवल पे करूँ तो वो फॉर्मल है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट करूँ तो वो फॉर्मल है, लेकिन सिर्फ मिलने जुलने से बात करें और इसमें कोई ऑथोरिटी कमांड जैसा ना हो तो इसको इनफॉर्मल बोलेंगे। अब एक्सटर्नल इकोनॉमी, इकोनॉमीज एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, we can say that geographically concentrated industry can support specialized suppliers, provide a pooled labor market and help the knowledge skill। ये ऊपर जो हमने देखा तीनों चीजें वो राइट टू द जियोग्राफिकल डिस्पर्स इंडस्ट्री, बट इनकी स्ट्रेंथ जो है ना इकोनॉमिक्स की, वो डिपेंड करती है साइज ऑफ इंडस्ट्री। सो लार्ज साइज ऑफ इंडस्ट्री उसमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज होगी, यानी इंडस्ट्री की साइज जितनी बड़ी हो ना, जैसे कि 30-40 फर्म हो तो कोई फायदा नहीं होगा, 300-400 में भी नहीं, 3000-4000 होनी चाहिए तो फायदा हो। बड़ी इन्फ्रा जो એવું હોય કે અલગ અલગ હોય તો બી ચાલે। ચાલે, सब फर्म्स है ना प्रोडक्शन एक जैसी प्रोडक्ट का करे और वो क्लेम करेगी कि मेरी प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है, समझे ना, तो वहां स्पेशलाइजेशन होता है तुम्हारा। अब मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई साइड एंड द डिमांड साइड। दोनों पे ध्यान दिया किसने, पॉल क्रूगमैन ने। द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वेयर द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, यानी फॉरवर्ड फ्लो फॉलिंग जिसको बोला जाता है, ड्यू टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड स्केल। व्हेन द साइज ऑफ इंडस्ट्री, when the size of industry increases, the external economies get stronger और AC is reduce, एवरेज कॉस्ट, AC का मतलब जो एवरेज कॉस्ट है ना वो कम होगी। साइज ऑफ इंडस्ट्री आगे भी बता कि जितनी इंडस्ट्री की साइज बढ़ी उतना एक्सटर्नल इकोनॉमीज ज्यादा होगी। सो द फर्म्स आर विलिंग टू सेल एट द लोएस्ट प्राइस, यानी कम प्राइस के ऊपर बेचने के लिए फर्म्स रेडी हो जाएगी क्योंकि उनकी एवरेज कॉस्ट कम है तो बेचेगी भी कम में। इन द गिवन डायग्राम द डी इज द डिमांड कर्व, डी लिखा है ना वो स्ट्रेट लाइन वो डिमांड कर्व है, और AC जो लिखा है वो तुम्हारा सप्लाई कर्व है। दोनों ई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी लिखी है, OP तुम्हारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, और जो OQ लिखा है ना वो तुम्हारे लिए क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। now external economies and international trade, external economies create lots of trade both within and between the countries, दोनों के बीच में ये क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ द US, it is based on external economies in the investment industry which has created concentration of financial firms in Manhattan. Manhattan is a part of New York। मैनहट्टन कौन सी जगह है जहाँ ब्रोकर की ऑफिस है, शेयर ब्रोकर की, इंश्योरेंस ब्रोकर की। ब्रिटेन एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल सर्विस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इकोनॉमीज इन द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। फाइनेंशियल सर्विस ज्यादा अच्छी किसकी, ब्रिटेन की, पूरे यूरोप के। इसने सबका सब लंदन के अंदर क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर भी मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी नहीं है, न्यूयॉर्क स्टेट है, बराबर। तो ये तुम्हारा क्रूगमैन की थियरी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, बराबर। ये पॉल क्रूगमैन की थियरी थी।